ये क्लास 12 का हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिसेज। ठीक, चलिए देखिए आज क्या देखेंगे। सबसे पहले जो है ना कि देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज हम लोग पढ़े थे, समझ गए ना। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज में दो तरीके का देखे थे, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिसेज और एक स्क्वायर मैट्रिसेज, समझ गए ना। तो कुछ स्क्वायर मैट्रिसेज का कुछ हमको मतलब उसका सब टाइप पढ़ना है, समझ गए ना। जैसे आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, देखिए सबसे पहले देखो सिमेट्री मैट्रिक्स समझेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिसेज। ठीक, फिर इसके बाद देखो एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझेंगे, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिसेज। देखो मैट्रिसेज लिखे हैं, समझ गया ना। मैट्रिसेज इसलिए लिखे हैं क्योंकि सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स होगा वो सिर्फ एक नहीं होगा। यहां पर देखो सिमेट्री मैट्रिसेज और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिसेज। अब एंटी सिमेट्रिक को आप लोग स्क्यू सिमेट्रिक भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। आप स्क्यू सिमेट्रिक भी बोल सकते हैं या एंटी सिमेट्रिक भी बोल सकते हैं। ये क्या होगा, देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट होता है, ये स्क्वायर मैट्रिसेज होता है। उसी में सबसे पहले देखो सिमेट्रिक अगर बताना है तो उससे पहले क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिसेज होना चाहिए। मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिसेज के ये पार्ट नहीं है, समझ गया ना। जैसे मान लीजिए अगर ये आपके पास ये दिया है, सपोज देखो 1 2 3 0 1 2 फिर 2 4 2 1, सपोज ये मान लीजिए लिए हैं। अब देखो ये स्क्वायर मैट्रिसेज है, ठीक है ना। तो इसको हम बना सकते हैं स्क्यू सिमेट्री या सिमेट्री मैट्रिसेज बना सकते हैं, समझ गया ना। मतलब कहने का मतलब क्या होगा कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। विदाउट स्क्वायर मैट्रिक्स इट इज नॉट पॉसिबल। तो क्या होता है सिमेट्री मैट्रिसेज, देखो सिमेट्री मैट्रिसेज का मतलब हुआ कि इससे पहले देखो हम तुम लोग को बताए थे ट्रांसपोज करना बताए थे, ट्रांसपोज करना बताए थे। जैसे मान लीजिए अगर इसको ट्रांसपोज करेंगे, सपोज ये आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, देखो अब ट्रांसपोज जब बताए थे तो वहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि किस मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज करेंगे, समझ गया ना। वहां पर आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को भी ट्रांसपोज कर सकते थे और स्क्वायर मैट्रिसेज को भी ट्रांसपोज कर सकते थे, समझ गए। लेकिन यहां पर आपको कोई एक स्क्वायर मैट्रिसेज दिया रहेगा, जब उसको आप ट्रांसपोज करेंगे ना तो उस मैट्रिक्स में कोई चेंजिंग नहीं होगा, समझ गया ना। वो आपको मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, वो सिमेट्री मैट्रिसेज। जैसे इसको पहले ट्रांसपोज करो, देखो 1 2 3 0 1 2 2 4 1। अब देखो यहां पर क्या किया, रो और कॉलम को चेंज कर दिए, यहां पर देख रहे हैं ना। अब यहां पर ये ट्रांसपोज है। अब देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो जानते हैं। अब इस मैट्रिक्स को देखो और इस मैट्रिक्स को देखो, पूरा चेंज है। देखो 1 2 3 है, इसमें देखो 1 0 2 है, इसका रो मिला इसका रो मिला, डिफरेंट हो गया। तो इसका मतलब होगा ये स्क्वायर मैट्रिक्स है लेकिन ये सिमेट्री नहीं है। तो ये सिमेट्री कब होगा, जब इसको चेंज करने के बाद वही रिजल्ट रहेगा, वो आपका क्या कहलाएगा, सिमेट्री कहलाएगा। जैसे क्या होना चाहिए सिमेट्री के लिए, कंडीशन क्या आना चाहिए, देखो सिमेट्री के लिए कंडीशन आपके पास ये होना चाहिए, ये क्या लिखे हैं, देखो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। मतलब कोई एक मैट्रिक्स है, उसको अगर रो और कॉलम को आपस में चेंज कर देते हैं तो उस मैट्रिक्स में कोई चेंजिंग नहीं होगा। हाँ, इस बात को ध्यान देना है कि वो मैट्रिक्स क्या होने चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, समझ गया ना, स्क्वायर मैट्रिसेज होना चाहिए। ठीक, जैसे एग्जांपल से आपको बता दी, ये तो मान लो 3x3 का हो गया। देखो 3x3 का तो थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होगा फिलहाल, अभी मतलब लिखने आ जाएगा ऐसा नहीं है, कोई 2x2 का ले लेते हैं मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। लेकिन ट्रांसपोज जो कर रहे थे वो ट्रांसपोज हम दोनों को ट्रांसपोज कर सकते थे, वहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। ट्रांसपोज तो हम किसी मैट्रिक्स को बना सकते हैं, लेकिन जब भी आपको सिमेट्री बनाना होगा वहां पर क्या करना होगा, सिमेट्री बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा स्क्वायर मैट्रिक्स, और वो स्क्वायर मैट्रिक्स को चेंज करके देखोगे उस मैट्रिक्स में कोई चेंजिंग नहीं होगा तो वो आपका सिमेट्री कहलाएगा, समझ गया ना। कहने का मतलब है कि ये बात समझ में आगे आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ऐसा क्यों करते हैं, क्या उसका मीनिंग मतलब है। जैसे देखिए यहां पर अब इस मैट्रिक्स को देखो, सपोज ये मैट्रिक्स ले लिए, अब ये इस मैट्रिक्स को देखो, बी मैट्रिक्स को देखो आप। अब बी मैट्रिक्स को चेंज करो, तो बी मैट्रिक्स को अगर चेंज करेंगे तो बी डैश, आप बी डैश भी लिख सकते हैं या बी के पावर टी भी लिख सकते हैं। टी मतलब पावर में अगर लिख रहे हैं ना तो ट्रांसपोज है। अब इसको चेंज करो, देखो 1 2 2 3। अब इस मैट्रिक्स को देखो और उस मैट्रिक्स को देखो, उस बात को फुलफिल कर रहा है, ट्रांसपोज तो कर दिए, रो को कॉलम में कर दिए,
हुआ ना, देखो ये रो है, फर्स्ट रो देख रहे हैं, कॉलम में आ गया, ये रो है, कॉलम में आ गया, तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स डिफिनेशन ये फुलफिल कर रहा है। यानी जब कोई मैट्रिक्स को चेंज कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, वो मैट्रिक्स में कोई चेंजिंग नहीं होगा, उस मैट्रिक्स को हम सिमेट्री बोलेंगे। यानी ये अपने आप में एक सिमेट्री है, समझ गया ना। तो हम लोग को सीखना क्या, बोर्ड के पर्पस से क्या पूछता है, बोर्ड के पर्पस से ऐसा पूछेगा, ये तो आप अपने से एग्जांपल ले रहे हो, उसको चेंज करके देख रहे हैं, चेंज करके देख रहे हैं, वो चेंज नहीं हो रहा तो सिमेट्री हो गया, इट्स सेल्फ सिमेट्री है। लेकिन कुछ ऐसे मैट्रिक्स होंगे जो उनको सिमेट्री बना सकते हो, उस मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स की हेल्प से आप सिमेट्री बना सकते हो। कहने का मतलब है कि ये देखो, ये मैट्रिक्स को देखो, इस मैट्रिक्स को अगर आप देख रहे हैं तो क्या आप इसको चेंज करेंगे तो ये मैट्रिक्स अलग हो जा रहा है ना। तो कहने का मतलब कि इसके हेल्प से कोई आपको एक सिमेट्री निकालना है, वो भी हम लोग सीखेंगे। मेरा बात समझ गए। मतलब कहने का मतलब क्या है कि देखो, एक मैट्रिक्स अपने आप में सिमेट्री होता है, हेलो, अपने आप में एक सिमेट्री होता है, समझ गए कि नहीं। लेकिन किसी भी मैट्रिक्स को आप सिमेट्री, स्क्यू सिमेट्री बना सकते हो, उसके लिए कुछ फॉर्मूला है, कुछ थ्योरम है, बात समझ गए ना, वो भी हम लोग समझेंगे। बात समझ में आ रहा है कि किसी मैट्रिक्स के हेल्प से हम कैसे सिमेट्री निकालेंगे। और एक अपने आप में सिमेट्री, अपने आप में मतलब है कि बी, जैसे हम यहाँ पर बी लिए हैं और बी डैश कर रहे हैं, तो ये चेंज करने के बाद कोई चेंजिंग नहीं हुआ, मैट्रिक्स वही है, समझ गया ना। तो यानी इसका मतलब है कि सिमेट्री हो गया, समझ में आया बातें। अब कहने का मतलब है कि ये तो 2/2 का लिए हैं, 2/2 का लिए हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब 3/3 का अगर लेंगे तो 3/3, अब लॉजिक देखो कैसे लिखे हैं, आप लॉजिक देखो, देखो यहाँ पर मैट्रिसेज लिखे, मैट्रिसेज का मतलब सिर्फ अपने आप में एक यही ऐसा नहीं एग्जाम्पल है, बहुत सारे हैं, इसीलिए हम मैट्रिसेज लिखे हैं, बात समझ गया ना। यहाँ पर मैट्रिसेज लेना कि मैट्रिक्स लिखे, मैट्रिक्स लिखते हैं तो सिर्फ एक पार्टिकुलर होता है, कोई एक ही सिमेट्री नहीं है, लाखों इन्फिनिटी करोड़ों है, बात समझ गए कि नहीं। तो आप इसका लॉजिक देखो, अगर मान लीजिए लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो देखो यहाँ पर लॉजिक समझना कैसे लिखे हैं। यानी फर्स्ट रो को देखो, मतलब ये सेम है, नॉन लीडिंग डायगोनल जो एलिमेंट है वो सेम है, समझ गया ना, इस बात को ध्यान देना। जैसे और कुछ एग्जांपल लिखना है तो 2 3 3 5, अब देखो इसको ट्रांसपोज करो तो 2 3 3 5, दिस इज सी इक्वल टू सी ट्रांसपोज, बोथ आर सेम, दैट इज सिमेट्री मैट्रिक्स, हो गया ना ये सिमेट्री। अब 3/3 का लिखते हैं, समझ गए। अब कहीं कहीं आपको ये लिखा रहेगा, ये तो हम आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं कि जैसे कोई एक मैट्रिक्स लिखना है आपको सिमेट्री, तो ये कैसे लिखेंगे, जैसे और देखिए कुछ बताते हैं आपको। अब 3/3 का देखो, समझ में आ रहा कि नहीं, चलिए ठीक है, देखिए। हेलो जगजीत, हेलो जगजीत, डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? यस सर, गुड। तो देखो अब यहाँ पर 3/3 का लिखते हैं, तो 3/3 का थोड़ा सा हमको दिमाग बताना कि कैसे लिख रहे हैं। हेलो बच्ची हैं, 3/3 का देखिएगा, आप दिमाग हमको बताना कि हम कैसे लिख रहे हैं। और कुछ है तरीका, मतलब आप किसी भी मैट्रिक्स को लेकर आप सिमेट्री, इसकी सिमेट्री निकाल सकते हो, लेकिन 3/3 का लॉजिक देखिएगा कैसे लिख रहे हैं, थोड़ा बताना कि क्या लॉजिक है। जैसे कुछ लिख रहे हैं 3/3 का सिमेट्री मैट्रिक्स लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स लिखे, देखिए अब देखिए, अब इसको ट्रांसपोज करिए, 3/3 का लिखे, मतलब हम लोग को सिलेबस के हिसाब से 3/3 है, 4/4 भी हो सकता है, उसको नहीं लिखना है आपको, बस 2/2 का है, 3/3 का है, उसको सिमेट्री वगैरह निकालना है, बताना है, समझ गया ना, ये चीजें है। अब इसको देखो ट्रांसपोज करो, चेक करिए, सेम हो गया। तब इसका लॉजिक देख रहे हैं, इसका लॉजिक अब बताइए कैसे लिखे हैं। देखो ये एक तरीका है निकालने को, वो तो सीखेंगे हम लोग, बात समझ गया ना। तरीका मतलब आपको क्या है कि यहाँ पर क्या लॉजिक है, लॉजिक यही है, देखिए हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए ये फर्स्ट रो को देखिए, और यही सेकेंड, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को देखिए, सेम रखना है, और फिर इसके बाद ये वाले और ये वाले को सेम रखना है, और ये दोनों को डिफरेंट रख देना है, अंडरस्टैंड और नॉट, समझ गए। तो कुछ और एग्जाम्पल समझ रहे कि नहीं, कुछ और एग्जाम्पल ये देख लिया ना, हेलो। लेकिन ये अपने आप में एक सिमेट्री है, लेकिन हर मैट्रिक्स अपने आप में सिमेट्री नहीं है, वही हमको सीखना है, उसको कैसे निकालेंगे, तो एक थ्योरम में उसको देख लेंगे, निकल जाएगा, समझ गया ना। मतलब किसी मैट्रिक्स के कैसे सिमेट्री बनाएंगे, उस मैट्रिक्स, कोई एक मैट्रिक्स लेकर, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेकर बनाएंगे, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट होता है, क्योंकि ट्रांसपोज मैट्रिक्स के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर सिमेट्री स्क्यू के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, जब हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे ना तो फिर हम बढ़िया से बात करेंगे ऐसा क्यों होता है, क्या कुल स्क्वायर मैट्रिक्स पर खेल है,
समझ गया ना। मेन आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस बात को ध्यान देना है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम डिटर्मिनेंट बनाते हैं आगे चलकर। और एग्जाम के पर्पज से डिटर्मिनेंट देखिए, डिटर्मिनेंट्स ओ क्या बोलते हैं, दिमाग वाला चैप्टर है। चले देखिए अब आपको बताते हैं। देखिए अब तो थोड़ा बहुत कट गया सिलेबस के हिसाब से, कुछ और ले ले एग्जाम्पल। हो सकता है ना, समझ गए कि नहीं। तो आप इसको ट्रांसपोज कर लो, बस इस रो को ध्यान देना है, कॉलम को ध्यान देना है, ये सेम होने चाहिए, ये डिफरेंट होने चाहिए। समझ गए, ये इसका लॉजिक है। अब देखो 2 4 0 4 5 6 0 6 7, देखिए हो गया ये, तो सीख गई ये। सिमेट्री देख लिया ना बच्ची, सिमेट्री देख लिए। सिमेट्री का मतलब क्या होगा, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा आपके पास, जब उसको ट्रांसपोज करेंगे ना तो उस मैट्रिक्स में कोई चेंजिंग नहीं होगा, मतलब मैट्रिक्स वही रहेगा। दिस इज सिमेट्री। ओके चलो इसकी, हाँ कहीं कहीं ऐसे लिख देगा, जैसे मान लीजिए ये देखो जनरल नोटेशन तो हम देखे थे, इसका मतलब समझ रहे हैं कि नहीं, इसका मतलब समझ रहे हैं। जैसे अभी देखो, अभी इसको कहीं मान लीजिए बुक में लिखा है, तो ये इसका मतलब समझ में आना चाहिए क्या है, ये सिमेट्री के लिए ही है। समझ गए, यानी जैसे हम अभी लिख रहे थे, जैसे देखो 2 4 6 4 6 7 8 8 0, ये लिखे थे। अब इसको ट्रांसपोज करो, इसको अगर ट्रांसपोज करोगे, इसको ट्रांसपोज अगर करेंगे तो देखिए 2 4 6, यहां पर देखो 4 7 8 फिर 6 8 0, तो यहां पर देखो आई जे का मतलब क्या है, 1 1 है, तो A11 तो सेम ही होगा। आई जे का मतलब क्या है, देखो आई और जे इक्वल है, इस कंडीशन में आई और जे इक्वल है, तो यानी A11 होगा, तो यहां भी A11 होगा, क्योंकि J1 यहाँ I1 J1 तो 1 1 ये भी, तो A11 सेम ही होगा। तो A11 देखो ये सेम है, समझ गए। अब देखो 12 देखो, 12 और 21 हो जाएगा। 12 का मतलब हो गया 1 रो और 2 जे का मतलब सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड और फर्स्ट कॉलम सेम होगा। तो देखो इसका मतलब समझो, ये देखो 12 है, अब देखो ये क्या है 21 है, तो ये इसका मतलब है। बात समझ में आ रहा है एग्जाम्पल से, हैं समझ रहे कि नहीं। जैसे देखो A11 सेम होगा तो A11 सेम होगा, A12 सेम होगा तो A21 सेम होगा, A13 सेम होगा तो A31 सेम होगा, A33 तो A33 तो सेम ही होगा, क्योंकि आई जे सेम ही होगा। तो इसका मतलब समझ गया कि नहीं। A14 सेम होगा तो 41 सेम होगा, वो तो 4 वाले में चले जाएंगे तब होगा ना। बात समझ गए कि नहीं। तो ये मतलब समझ रहे ना, तो ये कहीं कहीं ये सिमेट्री के लिए ऐसे डिफिनीशन होता है, ये बात को ध्यान रखना है। समझ गए कि नहीं, यानी ये AIJ इक्वल टू AJI। अब ये तो समझ रहे थे ना कि क्या ये जनरल मैट्रिक्स है, ये जनरल मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, वो सिमेट्री मैट्रिक्स के लिए आपको सबसे पहले इस बात को ध्यान देना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, शुड बी कंपलसरी, समझ गए। और उसको ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स आने चाहिए, उसको हम लोग सिमेट्री मैट्रिक्स बोलते हैं, समझ गए कि नहीं। तो ये है, तो ये आपका सिमेट्री था, ठीक। अब स्क्यू का बात करते, स्क्यू या एंटी सिमेट्रिक बोथ आर सेम, समझ गया ना। स्क्यू को ही एंटी, मतलब सिमेट्री नहीं होगा तो एंटी होगा, इस एंटी को एक नाम दे दिया गया स्क्यू, ठीक। तो ये चीजें हैं, तो ये तो समझ गए। और फिर इसके बाद क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे ना कि जैसे कोई भी मैट्रिक्स को हम कैसे उसका उसी के हेल्प से हम लोग कैसे सिमेट्री, स्क्यू सिमेट्री निकालेंगे, ठीक ना। हाँ अब यहां पर देखो स्क्यू सिमेट्री लिख रहे हैं, तो 2 बाई 2 का एग्जांपल लिख रहे हैं। अब इसके लिए क्या है, अभी देखो सिमेट्री के लिए लिखे थे A इक्वल टू A डैश, या ये ट्रांसपोज, बात एक ही है, ये लिखे थे ना, यानी क्या लिखे थे सिमेट्री के लिए A इक्वल टू A ट्रांसपोज, ठीक। बात समझ रहे कि नहीं। तो ये चीजें हैं, तो A इक्वल टू A ट्रांसपोज, इससे कुछ प्रॉपर्टी भी बनेगा, वो भी बता देंगे कि इससे क्या प्रॉपर्टी बनता है एग्जाम वगैरह में। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी सिमेट्री हमेशा हर साल पूछता है। जैसे देखिए अब आपको मान लीजिए कोई आपको इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए देखिए ये होना चाहिए, स्क्यू के लिए सबसे पहले इस बात को ध्यान देना है, क्या लिखे हैं A इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज, मतलब वो माइनस में हो जाता है, बस ट्रांसपोज उसके इक्वल होगा मैट्रिक्स के, लेकिन वो माइनस में हो जाएगा। जैसे एग्जांपल से आपको समझाते हैं, ये होता है, बात समझ रहे हैं ना। इसमें देखो और इसमें डिफरेंस देख रहे हैं ना,
मतलब यहाँ पर एक कोई मैट्रिक्स दिया, उसका ट्रांसपोज ये सेम होगा, और यहाँ पर कोई मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज के माइनस के इक्वल होगा। जैसे एग्जांपल लिखकर दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक बी मैट्रिक्स है, आप देखिए 2x2 लिख रहे हैं, आप 3x3 को सोचकर हमको बताना, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, समझ गए कि नहीं। 3x3 का सोचकर बताना, ऐसे फॉर्मूला से तो हम लोग निकाल ही लेंगे, स्क्यू सिमेट्री बना लेंगे, लेकिन 3x3 का देखना इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है लिखने में। उसका लॉजिक तो बता दिए थे, इसका भी लॉजिक है, चलिए देखिए। अब यहां पर देखो, अब इसमें पहले सबसे पहले देखिए लीडिंग डायगोनल 0 है। हमेशा इस बात को ध्यान देना है, जब भी स्क्यू सिमेट्री रखना होगा उसका लीडिंग डायगोनल 0 रखेंगे। लीडिंग डायगोनल का मतलब होता है, बताए थे A11 22 ऐसे 20 33, मतलब लीडिंग डायगोनल वो होते हैं जो रो और कॉलम सेम होते हैं, उसको लीडिंग डायगोनल में रखते हैं, बताए थे ना। और नॉन लीडिंग डायगोनल देखो वैल्यू आर सेम बट साइन ही चेंज, ऐसे लिखना है। अब इसको देखो, ये आपके पास लेट्स एज्यूम दैट इज बी मैट्रिक्स, ओके, बट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम या जो भी आप बोल लो, तो यहां पर इसको आप ट्रांसपोज करो, इसका देखिए ट्रांसपोज करिए, तो देखिए 0 2 -2 0 हुआ। अब इसमें से माइनस कॉमन निकालिए। तो आपको बताए थे नियम, बताए थे रूल, बताए थे कि जब भी किसी नंबर का इनटू करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो सारे एलिमेंट में करते हैं, ये थ्योरम आप ऑलरेडी जानते हो, समझ गए। तो यहां से यू कैन टेक माइनस कॉमन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो माइनस कॉमन ले लिए, 0 2 -2 0। अब इस बात को देखो, बी वाला मैट्रिक्स है, अब देखो बी डैश इक्वल टू -b, दिस इज मैट्रिक्स, इसकी सिमेट्री। आया बात समझ में, समझ में आया। ये देखिए 2x2 का, 3x3 का थोड़ा खतरनाक होगा, कुछ खतरनाक नहीं, उसका लॉजिक उसका भी है, तब थोड़ा सा सोचना, थिंक अबाउट इसकी सिमेट्री, एंटी सिमेट्री, समझ में आया। एक बार और इसको एक 2x2 का ले लेते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, कोई एक मैट्रिक्स दिया, उसका सिमेट्री या स्क्यू सिमेट्री कैसे बनाता है, वो अपने आप में इटसेल्फ नहीं रहेगा, तो हर तो मैट्रिक्स अपने आप में एक सिमेट्री स्क्यू तो रहेगा नहीं, तो उस मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स की हेल्प से कैसे सिमेट्री स्क्यू सिमेट्री निकालते हैं, समझ गए कि नहीं, ये चीजें समझ रहे हैं, समझ में आया। अब ये है क्या, ये क्या है, देखिए कुछ और ले लेते हैं, लॉजिक देख लिए। आप कहेंगे सर लीडिंग डायगोनल 0 क्यों रखे थे, क्या उसके लिए कुछ समझाइए। ई फॉर सिमेट्री के लिए हो गया। अब देखो स्क्यू के लिए क्या होगा, स्क्यू सिमेट्री के लिए क्या होगा, स्क्यू सिमेट्री के लिए होगा aij इक्वल टू माइनस aij माइनस aji, ये होगा ना। इसके हिसाब से आप देख रहे हैं ना ये चीजें, मतलब वो हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि लीडिंग डायगोनल को क्यों 0 रख रहे हैं, मतलब हमेशा आपको रखना 3/3 में उसका लीडिंग डायगोनल 0 ही होगा, नॉन लीडिंग डायगोनल वो अलग अलग होंगे। 2x2 में लिखे थे, जैसे यहां पर लिखे थे ना, ये देखिए, ये अब इसको ट्रांसपोज करके बनाएंगे ना, तो इस बात को फुलफिल करेगा, b डैश इक्वल टू -b करेगा। आप इसमें से ट्रांसपोज पहले कर लेना, फिर माइनस कॉमन ले लेना, फिर वही मैट्रिक्स आ जाएगा जब यहां पर बनाएंगे, तो समझ गए, समझ रहे कि नहीं। तो ये आपका, ये ऐसे 2x2 का हम स्क्वायर मैट्रिक्स लिए थे, उसका ये अपने आप में एक देखिए स्क्यू सिमेट्री है, समझ गए, क्योंकि उस बात को फुलफिल कर रहा है जो डिफिनीशन है जो भी है, तो वहां पर वो चीजें है। तो हम यहाँ पर ये क्यों रख रहे थे, इस डायगोनल वाले एलिमेंट को क्यों 0 रख रहे थे, वही चीज हमको समझाना है, वहां जो लिखे हैं देखिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आई और जे, तो आई की जगह पर जे है, तो इसका मतलब इससे क्या पता चले कि आई और जे इक्वल ही है। इस वाले को देखो, अच्छा उस वाले को देखो, आई और जे इक्वल ही है ना, तो देखो आई और जे जब इक्वल होगा तो इस बात में रखेंगे, जो इक्वेशन दिया है जो सिमेट्री के लिए होता है, एंटी सिमेट्री के लिए ये जो है, यहां पर देखो ये रख दिए, ये क्या रखे हैं, आई के जगह पर जे रिप्लेस कर दिए। आई ये क्यों इक्वल किए हैं, यहां पर देखो आई के जगह पर जे, जे के जगह पर आई, यहां पर भी देखो आई के जगह पर जे, जे के जगह पर आई, समझ गया ना, रो और कॉलम को चेंज कर रहे हैं ना,
तो आई की जगह पर जे रखो, चाहे जे के जगह पर आई रखो, तो बात एक ही है। तो ये देखो ये कितना हो जाएगा, 2ai हो जाएगा, मतलब आई ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसका मतलब समझ रहे कि नहीं, इसका मतलब क्या है देखिए, इसका मतलब है कि A11 0, A22 0, A33 मतलब 0, मतलब A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखो वहां पर आई जे का मतलब है कि यहाँ आई और जे को एक बता दिए, यानी जो लीडिंग डायगोनल होंगे वो हमेशा 0 होंगे, यहाँ 0 लिख रहा है। देख रहे हैं कि नहीं, समझ में आ रहा है बात हम क्या बोल रहे हैं, समझ में आया? हेलो यू कैन अंडरस्टैंड। 2ai का मतलब है कि ये माइनस है ना, सॉरी ये माइनस है तो इधर लाएंगे तो प्लस हो गया, यहाँ माइनस है ना, सॉरी गलती से मिस्टेक लिख दिए थे। चलो देखो ये इधर ला दिए तो प्लस हो गया, अब ठीक है ना। तब देखो ये पहले तो बोलना चाहिए ना कि सर आपका 2ai कैसे हो गया, ये नहीं बोले कि सर माइनस भूल गए, गुड, समझ गया ना। वो बोल देती कि माइनस है, इधर लाएंगे तो प्लस हो गया, वहां पहले देखो माइनस लिखे तो वहां पर, ठीक ना। तो ये हो गया, यानी इसका मतलब क्या है, A11 ही होगा, 22 भी होगा, 33 भी होगा। अगर 3 का रखेंगे तो मैट्रिक्स उसमें ये बता दिया 0 जो होगा वो डायगोनल एलिमेंट जो होंगे 0, बाकी सब एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, उनका तो ये नियम है, ये लॉ है, इसलिए ऐसे होता है। हमेशा ध्यान देना कि जब भी 3/3 का मैट्रिक्स बनाएंगे वो हमेशा क्या होगा, उसके लीडिंग डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, वो हमेशा 0 होंगे। 2/2 का बना, 3/3 का, समझ गया ना। ये ठीक है, तो ये आपका है, ठीक है, मतलब समझ गया कि नहीं। अब 3/3 को सोचना है। अब क्या देखेंगे, अब ये हम लोग देखेंगे ना कि जैसे कोई एक मैट्रिक्स हम कैसे सिमेट्री बनाएंगे, कैसे एंटी सिमेट्रिक बनाएंगे। जैसे यहाँ पर आप मान लो 3/3 को नहीं सोच पा रहे, और कुछ अपने आप में एक सिमेट्री होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा अपने आप में मैट्रिक्स। सभी मैट्रिसेज नहीं होंगे, कुछ मैट्रिसेज ऐसे होंगे जो फुलफिल अपने आप में करेंगे, लेकिन कुछ मैट्रिसेज ऐसे होंगे जो नहीं करेंगे, तो उनसे कैसे हेल्प से हम कोई एक मैट्रिसेज निकालेंगे, ये आपको क्वेश्चन वगैरह रहेगा। बात समझ गया ना। तो सबसे पहले देखिए, बात समझ में आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं। चलो देखो फिर से हम बताते हैं क्या बोल रहे हैं, ये तो समझ गया ना, समझ गए कि नहीं। और ये मत सोच लेना ना, पहले फिर बता दे रहे हैं कि लोग ट्रांसपोज वही समझते थे, ट्रांसपोज वही जानते हैं, उनको बस यही दिमाग में रहता है ना कि स्क्वायर मैट्रिक्स को ही ट्रांसपोज करते हैं। ऐसा कुछ बात नहीं, ट्रांसपोज आप किसी मैट्रिक्स को कर सकते हैं, लेकिन सिमेट्री एंटी सिमेट्री के लिए आप स्क्वायर लेते हो, बस इस बात को ध्यान देना है, स्क्वायर मैट्रिक्स से लेंगे। हाँ अब जैसे देखिए ये आपके पास मैट्रिक्स है, ठीक। अब इसको हमको इसका निकालना है, सिमेट्री मैट्रिक्स से निकालना है। ये तो सिमेट्री अपने आप में नहीं है, मतलब इसके हेल्प से निकालना। तो देखिए सबसे पहले क्या है ना कि इस बात को ध्यान देना कि A प्लस A ट्रांसपोज जो होगा ना, ये आपका सिमेट्री मैट्रिक्स होता है, ये आपको याद रखना है। A प्लस A ट्रांसपोज जो होगा वो हमेशा उस बात को फुलफिल करता है। जैसे कोई एक मैट्रिक्स है आपके पास, जब उसका आप ट्रांसपोज निकाल कर जब दोनों को सम करते तो जो आपके पास एक नया कोई मैट्रिक्स मिलेगा ना, सपोज मान लो B, मतलब ये एक मैट्रिक्स था, जब उसका ट्रांसपोज कर दिए और जब दोनों को जोड़ोगे ना तो उसी बात को फुलफिल करने लगेगा, वो मैट्रिक्स जो कह रहा है B जो मैट्रिक्स होगा, समझ गए कि नहीं। जैसे हम इसका डैश निकालते हैं, डैश मतलब ट्रांसपोज निकालते हैं। चलिए आप ट्रांसपोज निकालो, देखो आप इसको देखो, अब इसको मत ये चीजें से निकाल लेना करें, जब ये अपने आप में है तो क्या दिक्कत है। अब अपने आप में भी अब फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करो, फिर जोड़ रहे हो, तभी भी वही चीज रहेगा, सिमेट्री ही रहेगा, वो तो करेगा। ये तो सभी के लिए हो गया ना, ये जनरल के लिए, किसी भी मैट्रिसेज के लिए हो गया, किसी भी मैट्रिसेज से आप ये सिमेट्री मैट्रिसेज बना सकते हैं, समझ रहे कि नहीं। ये यानी इसका ट्रांसपोज करिए तो 1 2 3 0 2 4 1 2 3 हो गया। अभी दोनों को प्लस करिए, अब देखो A प्लस A डैश, देखो प्लस आप जानते हैं कब जोड़ते हैं, जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। दिस इज ऑर्डर सेम, ऑर्डर मींस 3/3 है और ये 3/3 है, तो दोनों का ऑर्डर सेम है, जोड़ दो। तो जोड़ेंगे तो देखो करस्पोंडिंग एलिमेंट को जोड़ते हैं, देखो करस्पोंडिंग एलिमेंट्स आप बताए थे ये सब, तो 1 1 2 2 2 हो जाएगा, 3 1 4, अब देखो 0 2, फिर देखो 2 2 4, फिर 4 2 6, और फिर देखो 1 3 4, और फिर 2 और 4 6, और फिर 3 और 3 6। अब इसको लेट्स एज्यूम दैट C, अब चेक करना चाहते हैं कि उस बात को फुलफिल कर रहा है कि नहीं, मतलब C एक मैट्रिक्स मेरे को मिला, फिर इसको ट्रांसपोज करके देखते हैं C इक्वल टू C डैश है कि नहीं। तो अगर अब ये मैट्रिक्स सिमेट्री हो जाएगा, देखो देखो उस बात वाला देख रहे हो ना, वही वाला लागू कर रहे हैं ना। तो कहेंगे सर यहाँ पर सेम हो रहा था, तो ये सेम हो जा रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है,
ये तो कोई भी हो सकता है, ये अपने आप में तालमेल रखे। हाँ, यहां पर देख रहे थे ना, लॉजिक बताए थे ना कि ये सेम होगा, ये सेम होगा, ये सेम रखेंगे और ये इसके सेम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको ये सी हुआ, अब सी ट्रांसपोज निकालो, देख लो एक बार निकाल कर। तो 2 2 4, अब तो देख ही लिए, समझ ही गए, 2 4 6 और 4 6 6, ये हो गया ना सिमेट्री। तो यानी इस मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स के हेल्प से आप एक सिमेट्री मैट्रिक्स निकाल रहे हैं। ये देखो, ये अपने आप में सिमेट्री नहीं है, उससे निकाल रहे हैं, यानी किसी भी मैट्रिक्स से आप सिमेट्री बना सकते हो, समझ गए ना। तो ये चीज है। हाँ, इस बात को ध्यान देना कि अगर हम इसमें मान लो 1/2 का इंटू कर देते हैं या 2 का 3 का जो भी है, तो भी इसका नेचर चेंज नहीं होगा। अगर मान लीजिए किसी भी कांस्टेंट का अगर सारे एलिमेंट में इंटू कर देते हैं, समझ गया ना, तभी भी ये सिमेट्री ही रहेगा। समझ गए कि नहीं, बात समझ रहे कि नहीं हम क्या बोल रहे हैं। अगर हम मान लीजिए हम 2 से डिवाइड करना चाहते हैं इस मैट्रिक्स को, तो 1 1 2 1 2 3 2 3 3, अब देखो ये तभी भी ये सिमेट्री रहे, मतलब उसका नेचर नहीं चेंज होगा। मतलब क्या कर रहे हैं, बात समझ रहे हो ना। मतलब जैसे हम लोग कोई इक्वेशन लिखते थे, याद है ना, कि किसी भी इंटू करेंगे तो उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। कहीं ना कहीं इक्वेशन जब पढ़ेंगे ना, जब डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स को जोड़कर बताएंगे ना, तब आपको ये बात समझ में कि क्या कुल पढ़ रहे थे। बात समझ रहे कि नहीं। तो यानी कहीं ना कहीं आप बस इतना समझिए, कुछ ज्यादा नहीं समझने की जरूरत है, कि अगर कोई एक मैट्रिक्स दिया है, ठीक, तो उसका हम सिमेट्री कैसे निकालेंगे। एक अपने आप में सिमेट्री है, फिर बोल रहे हैं अपने आप में एक सिमेट्री होता है, लेकिन हर मैट्रिसेज अपने आप में एक सिमेट्री नहीं होता है। तो उसको कैसे करते हैं, तो वो रूल से करते हैं, a+a' निकाल लो, वो दिस इज सिमेट्री। ओके, अगर मान लीजिए स्क्यू का बात करना है तो a-a' निकाल लो, दिस इज एंटी सिमेट्री। वहां प्लस का बात है या माइनस का बात है, उसका उल्टा ठीक कर दो। समझ गए कि नहीं, तो उससे भी ये कर लेते हैं। बात समझ में आया, तो यानी समझ गए। चलिए ठीक है, देखो, क्योंकि ज्यादा बोल देंगे तो समझो में नहीं आएगा। और देखिए, पढ़ते तो सब लोग हैं, अब इसको सही से आपको यूज करना है, कहाँ करना है, समझ गए ना। अभी तो जो चल रहा है चलिए, ठीक है, मुंह मत लटका लीजिए। चलिए देखिए इधर, ठीक, तो स्क्यू सिमेट्री का कुछ और एग्जांपल ले लो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, उसका स्क्यू सिमेट्री बना, समझ गया ना जी। हाँ, तो देखिए कोई एक आपके पास मैट्रिक्स है, हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिए। अब मत चलना ना रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को लेकर स्क्यू सिमेट्री बनाने चलना है, समझ गया ना, कि ट्रांसपोज करके जोड़कर देखते हैं। अरे गजब वाले, नहीं होगा ना, वो नहीं होता। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले रेक्टेंगुलर मैट्रिसेज होना चाहिए, समझ गए, वो उसी से आते हैं सब। चलिए देखिए, ट्रांसपोज करिए, 2 4 6 1 0 2 3 4 1। चलिए यहां पर देखिए, जो घटा दें, b-b ट्रांसपोज कर दें। चलिए, घटाते भी है तो बताए थे ऑर्डर सेम होता है, जोड़ते घटाने पर, मतलब जोड़ने घटाने पर ऑर्डर सेम होता है, मल्टीप्लाई पर नहीं होता है, ठीक है। चले देखो, तो 2 - 2 0, 4 - 1 3, 6 - 3 3। चलिए देखिए, 1 - 4 3, -3, 0 - 0 0, 2 - 4 -2, 3 - 3, ओके, 4 - 2 2, 1 - 0, ठीक। अब आपको अभी ये 0 दिखने लगा, अभी करिए, अभी हो गया क्या, इसको लेट्स एज्यूम दैट सी। अब इसका अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या देखना है, सी। अब मान लिए इसको, तब इसका ट्रांसपोज करेंगे, अब फिर माइनस कॉमन निकालेंगे, तब इसके इक्वल आने चाहिए। बात समझ रहे ना। तब वो बार बार लोग ऐसे करते हैं तो चेक करने में गड़बड़ा जाते हैं। एक तो पहले ट्रांसपोज किए, फिर ऐड किए, फिर कहेंगे अरे सर कोई मैट्रिक्स में, फिर ट्रांसपोज करो, फिर माइनस कॉमन लो, वो गड़बड़ा जाते हैं कितने बार ट्रांसपोज हो रहा है। आप याद है ना कितने बार कर रहे हैं, चेक करना चाहते हैं, समझ रहे कि नहीं। वो तो एक कंडीशन हो गया ना, कि ये देखो, ये कंडीशन तो हो गया, b-b ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी। तो ये आपके पास मैट्रिक्स मिला, तो अब उस पहले वाले बात को ध्यान देना है ना, कि अब जो किए उसको ध्यान देना है, समझ गए कि नहीं। चलिए ठीक है, तो यानी अब इसको ट्रांसपोज करिए, तो 0 3 3, -3 0 -2, -3 2 0, ठीक। माइनस कॉमन ले लीजिए, तब माइनस कॉमन ले लेंगे, तो देखिए 0 3 3, -3 0 -2, -3 2 0। अब देखिए ये वाला मैट्रिक्स है, अगर नहीं है तो फेल हो जाएगा। दिस इज करेक्ट, एंड दिस इज इक्वल टू सी डैश, हो गया। तो ये आपका ये एंटी सिमेट्रिक हो गया, समझ में आ गया बातें।
समझ गए कि नहीं? तो ये आपका है, तो समझ गए कि नहीं? और देखिए मैट्रिक्स वगैरह में यही सब है और कुछ नहीं। चलिए और कुछ बात करते हैं, कुछ एग्जांपल लेकर पहले वाला रिकॉल करते हैं। समझ गए क्या क्या पढ़े थे? बात समझ गए? सिमेट्री एंटी सिमेट्रिक वगैरह समझ गए? कोई डाउट है? कोई डाउट है तो बोलिए। चलिए ठीक है, एक और कर दें? चलिए एक और कर देते हैं। देखिए मतलब फिर दोहराना ना पड़े। देखो ये सब सही बता रहे हैं, ये सब एकदम इजी चैप्टर है, कुछ है नहीं इसमें। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक? 2x2 का ले लेते हैं, थोड़ा सा छोटा याद रहेगा ऐसे कुछ। चलिए ठीक है, जैसे एक कोई मैट्रिक्स ले लिए, 2x2 ले लेते हैं, ठीक? तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्यू सिमेट्री बनाने के लिए देखिए इसको चेक कर लीजिएगा, पहले नहीं है ट्रांसपोज करके माइनस कॉमन लेंगे तो ये स्क्यू नहीं बनेगा। समझ गया ना? तो इसका पहले आप माइनस डैश निकाल लीजिए, ट्रांसपोज निकाल लीजिए, 2 4 3 6, फिर इसको माइनस करके देखिए दोनों से, एक मैट्रिक्स हमको नया मैट्रिक्स मिलेगा, 0 1 -1 0। अब इसको लेट्स कर लीजिए कोई सी नाम का मैट्रिक्स, चलिए एक्स नाम का मैट्रिक्स ले लीजिए, ठीक? अब इसका ट्रांसपोज करो, एक्स ट्रांसपोज, तो एक्स ट्रांसपोज करेंगे तो 0 1 -1 0। अब क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लो। तो आप जानते हैं माइनस कॉमन लेते तो इवरी एलिमेंट में कॉमन लेते, प्रॉपर्टी होता है, ठीक? तो ये माइनस कॉमन लेते 0 1 -1 0। अब देखो ये वाला मैट्रिक्स को देखो आप अच्छे से, जो लेट किए तो वही है, समझ गए? तो ये हो गया एंटी सिमेट्रिक, समझ गए कि नहीं? चलिए और कुछ एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन है, थोड़ा सा बताइएगा आप लोग। पहले वाला को ऐसा चीज बता रहे हैं कि सारा चीज रिकॉल हो जाए आपका। सिमेट्री एंटी सिमेट्रिक समझ गए? चलिए इसीलिए कुछ एग्जांपल सोच कर रखे थे। चलिए अब इसका आंसर वगैरह बताइएगा। देखिए एमसीक्यू का क्वेश्चन है, मतलब कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से रखे हैं, ऐसे हम सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जैसे देखो मेरे पास कोई एक्स मैट्रिक्स है, अब ये दिया नहीं है, सिर्फ इसका ऑर्डर डिफाइन कर रहा है, समझ गए? इसका ऑर्डर दिया हुआ है 2/n का है, एक्स नाम का कोई मैट्रिक्स है, उसका देखिए एमसीक्यू का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक्स मैट्रिक्स है 2/n का है, वाई एक मैट्रिक्स है। अब इसका आंसर देखिए कितना है आपको सोचने के लिए, मतलब कितना आपको सोचना पड़ रहा है। वाई नाम का मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर दिया 3/k का, ठीक? अब जेड नाम का एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर दिया है आपको 2/p का, ठीक? और फिर इसके बाद W नाम का एक मैट्रिक्स दिया है, संजय सर क्या निकलना है इसमें, ठीक? W नाम का मैट्रिक्स दिया है जिसका ऑर्डर है n/3 का, ठीक? और फिर उसके बाद P नाम का एक मैट्रिक्स है, इसमें आपको सब पता चल जाएगा कि क्या क्यों रख रहे हैं इसको, समझ गए? चलिए P नाम का एक मैट्रिक्स है जिसका P/K है। देखो ये P अलग है, ये P अलग है, इस बात को ध्यान देना है कि ये जो P है ना, ये जो P आपको दिख रहा है, ये एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बोल्ड अक्षर है, ये ऑर्डर है, रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, बोथ आर डिफरेंट, समझ गया ना? हाँ, कंफ्यूजन ना हो P नाम का। चलिए फिर से एक बार मिला लेते क्वेश्चन। एक्स नाम का ऑर्डर दिया है 2/n का, और वाई मैट्रिक्स दिया है उसका ऑर्डर 3/k का है। फिर जेड नाम का जो दिया है, जेड नाम का ऑर्डर है 2/p का, फिर इसके बाद n/3 का, फिर इसके बाद p/k का। क्या पूछ रहा है, देखिए पूछ रहा है py प्लस wy पूछ रहा है क्या होगा, मतलब इसका वैल्यू पूछ रहा है कि इसका वैल्यू, मतलब जो k और p और n में है ना, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन भी लिख दें। चलिए आप इसको थोड़ा सा समझिए, ऑप्शन क्या लिखे हैं समझ में आ जाएगा, ठीक? मतलब इसका क्या बताना है। अब देखो यहाँ पर p और y एक मैट्रिक्स है, दोनों का प्रोडक्ट होगा, फिर w और z का प्रोडक्ट होगा, w और y का, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर देंगे, इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन लिख देते तब समझ में आएगा। चलिए ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन आपका है, देखिए ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन जो दिया ए दिया है k = 3 है और p = n है। सेकेंड ऑप्शन देखो b दिया है k इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और
P इजकल टू 2 और सी ऑप्शन जो दिया है P इज आर्बिट्री दिया है और फिर K इजकल टू 3 दिया है और डी ऑप्शन जो दिया है वो K इजकल टू 2 है और P इजकल टू 3 है। रखे ऐसे ही आपको समझाने के लिए। चलो देखो अब यहां पर देखिए, यहां पर देखिए सबसे पहले क्या है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई पूछ रहा है। तो आप देखो यहां पर काम क्यों इसको रखे हैं, इसका रीजन क्या रखने का है। देखो इसलिए रखे ना कि आप ये जानना चाहते हैं, आप पहले भी पढ़े हैं, देखो पहले भी पढ़े कि जब दो मैट्रिक्स का अगर इंटू करते हैं तो किस कंडीशन में करेंगे। तो आप यहां पर देखो, यहां पर P और Y का अगर P आपके पास कितना ऑर्डर दिया, देखिए P दिया है P बाई K का और Y क्या दिया है, Y देखिए क्या दिया है, Y आपके मैट्रिक्स दिया 3 बाई K का। तो आप ये पहले बताइए जब इस मैट्रिक्स से इंटू करेंगे तो किस कंडीशन में इंटू करेंगे, जब K 3 के इक्वल होगा। समझ गए। तो यहां पर आपको ये क्या बता रहे, मतलब कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर्टी से लिंक करके बता रहे हैं, ऐसे इसीलिए रखे हैं। समझ गया ना, बस आपको थोड़ा सा रिकॉल करा रहे हैं जो पढ़े हैं। यहाँ पर ऐड मल्टीप्लाई सब सीख जाएंगे, समझ गए, उसका ऑर्डर वगैरह सब सीख जाएंगे, क्योंकि और कुछ नहीं है मैट्रिक्स में। कुछ वर्ड प्रॉब्लम वगैरह कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई यही सब तो है। समझ गए कि नहीं। तो देखिए K इजकल टू 3, तो यानी ये इसका इंटू कब होगा, मतलब जब K 3 के इक्वल होगा तभी पॉसिबल होगा ना। तो यहां से क्या पता चला, K 3 के इक्वल हुआ, ठीक। हाँ, और जब इसका अगर इंटू कर लेंगे तो किस ऑर्डर में आएगा, अब ये भी आपको पता है किस ऑर्डर में आएगा, यानी P बाई K के ऑर्डर में आएगा। बता रहे, समझ में आ रहा है ना। मतलब हम इंटू कर दिए, ये मैट्रिक्स को इंटू कर दिए, बता दिए कि देखो K और 3 के इक्वल होगा तभी ये इंटू होगा। और जब ये इंटू होगा तो एक मैट्रिक्स मेरे को मिलेगा, वो किस ऑर्डर में मिलेगा, P बाई K के मिलेगा। समझ में आया। तो यहां से पता चलेगा कि K जब 3 के इक्वल होगा तभी ये मैट्रिक्स इस ऑर्डर में आएगा और तभी वो मल्टीप्लाई होगा। समझ गया ना। अब यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, अब W वाले मैट्रिक्स को देखिए। अब W वाले मैट्रिक्स को देखो, W एक नाम का मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n बाई 3 है, और जो Y नाम का मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है, 3 बाई K है। समझ में आ रहा है। अब यहां पर देखो ये तो सेम ही है, तो यहां से तो कुछ पता नहीं चला भाई, ये तो सेम ही है। यहां पर देखो, यहां पर पता नहीं था कि K 3 के इक्वल, हाँ शर्तें बताएं कि अगर ये शर्तें लेंगे, ये कंडीशन लेंगे तब ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है, नहीं तो नहीं। लेकिन यहां पर तो सेम है, जो सीधे दिख रहा है, जो डिफिनेशन हमको चाहिए, जो मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल होता है। बात समझिए। फिर देखो ये चीजें, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, ये मतलब आपको इसलिए रखें क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर्टी आपको रिकॉल करा रहा है। फिर ऐड वगैरह भी करेंगे, फिर कुछ ना कुछ इसमें पता चलेगा आपको। फिर ये किस ऑर्डर में आएगा, देखो इसका इंटू कर दिए, तो इंटू कर देंगे तो किस में आएगा, n बाई K में आएगा, आएगा ना, ये n बाई K में आएगा, क्योंकि फर्स्ट रो और कॉलम हो जाता है। जब दो मैट्रिक्स को इंटू करते तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, सॉरी फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का रो, बोथ आर सेम, बट इंटू करने के बाद आफ्टर इंटू जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा उसका रो और कॉलम आता है। समझ गया ना, क्या आता है, रो और कॉलम। तो रो और कॉलम, तो ये आ गया। अब यहां से क्या पता चला, अब देखो जब जोड़ते हैं तो उनका ऑर्डर सेम होता है तभी ना जोड़ते हैं। तो यहां से ये क्या पता चला कि P n के इक्वल हो गया और K के तो इक्वल है, ये है। तो अब देखिए ऑप्शन क्या होगा, ए, यानी ऑप्शन K इजकल टू 3 और P इजकल टू n, K इजकल टू 3, P इजकल टू n। अब उसमें ऑप्शन देख लीजिए, समझ में आ गया ना। तो ये क्वेश्चन था, बात समझ में आया। तो ये कुछ था, एक क्वेश्चन इससे और रिलेट है, तो इसको भी रखते हैं। समझ में आया, ये बातें समझ में आ गया कि नहीं। तो मतलब ये कहीं ना कहीं है। चलिए ठीक है, ये देखिए एक दो क्वेश्चन और रखेंगे जो आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं, मतलब देखो लो ये XYZ, चलिए फिर लिखना पड़ जाएगा ना। चलिए अब समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन रखते हैं, समझ गया ना, अब तो समझ गए ये। अब फिर XYZ लिखना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन रखते हैं, चलिए अब थोड़ा सा देखिएगा। हाँ अब देखिए, अब आपके पास देखो fx दिया है, ये आपको एक मैट्रिक्स दिया है। अब इसको क्यों रख रहे हैं, cos x sin x फिर 0 फिर माइनस sin x फिर cos x फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 1। चलिए ठीक है, इसमें आपको क्या प्रूफ कर रहे हैं, देखिए इसमें प्रूफ वाला क्वेश्चन है, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स दिए हैं
अब बताए थे कि जब भी मैट्रिक्स लिखते हैं तो रियल फंक्शन भी हो सकते हैं, रियल नंबर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो ये फंक्शन ऐसे लिखा है इसमें, समझ गए। आपको ये प्रूव करना है। ये देखिए क्वेश्चन, ये सब आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में, ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं, समझ गए। यहां पर आप इसको क्यों रख रहे हैं, देखिएगा इसको क्यों रख रहे हैं, इसलिए रख रहे हैं ना कहीं आपको फिर इंटू समझ में आ जाएगा, समझ गए ना। जो इंटू सीखे ना, मल्टीप्लीकेशन करते हैं दो मैट्रिक्स को, तो इंटू तो सबको करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में भी इंटू करना है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। चलिए देखिए आपको ये प्रूफ करना है। देखो प्रूफ आपको ये करना है, कुछ एनसीईआरटी के सिलेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, समझ गए। चलिए देखिए यहां पर देखिए एफ एक्स दिया है, एफ एक्स दिख रहा है। अब यहां पर देखो एफ एक्स दिया है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, आप एफ वाई निकाल लीजिए। तो एफ वाई का मतलब क्या हुआ, अब आप देखिए पढ़े थे कि एक्स अगर कोई दिया है तो यहां पर जो एक्स बताता है वहां पर आप कोई भी वैल्यू रखते थे इन टर्म्स ऑफ वाई हो जाएगा। तो ये तो समझ ही रहे हैं आप, यानी देखो जब एक्स है तो यहाँ एक्स के टर्म में कंटेन कर रहा है, तो यहाँ पर वाई रख दे एक्स के जगह पर, तो ये क्या हो जाएगा, देखो कॉस वाई, फिर ये हो जाएगा साइन वाई, फिर हो जाएगा जीरो, फिर ये माइनस साइन वाई, फिर ये कॉस वाई, फिर ये जीरो, फिर ये जीरो, फिर जीरो वन। ये समझ में आ गया क्या किए हैं। हाँ तो सबसे पहले देखिए, तो यहां एफ एक्स ये है, एफ वाई ये है। अब यहां दोनों के इंटू करेंगे तो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो ये तो अब आएगा नहीं, देखो जब यहां पर एक्स था तो एक्स में है, यहां वाई है तो वाई में है। अब यहां पर देखिए ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस वाई रखेंगे एक्स के जगह पर, तो ये कितना हो जाएगा, देखो कॉस एक्स प्लस वाई। देखो यहां पर थीटा था तो एक्स था, यहां थीटा वाई हो जाएगा। अब यहां पर कॉस थीटा के जगह पर एक्स प्लस वाई हो जाएगा, यानी साइन एक्स प्लस वाई, फिर ये हो जाएगा जीरो, फिर ये माइनस साइन एक्स प्लस वाई, फिर ये कॉस एक्स प्लस वाई, फिर ये जीरो 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 वन। ये आपको लाना है, समझ गए। यानी इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए, बात समझ रहे ना। ये लिखे समझ में आया ना, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स दिया था तो फंक्शन ऑफ वाई निकालिए, अब फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई निकाल लिए। अब फंक्शन ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ वाई मल्टीप्लाई करेंगे तो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई आना चाहिए। तो देखो इसका इंटू करने पर ये थोड़ा सा देख रहे हैं ना कैसा है, थोड़ा सा मुश्किल जैसे लग रहा है। चलिए इंटू करिए पहले, तो एलएचएस को ले लेते हैं, आरएचएस लाते हैं। तो अब यहां पर देखिएगा थोड़ा सा इंटू कॉस एक्स साइन एक्स जीरो माइनस साइन एक्स कॉस एक्स जीरो जीरो वन। अब इसमें थोड़ा सा 11 का फॉर्मूला यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक। तो क्वेश्चन करिए ऐसा कि कुछ पहले का रिमाइंड हो, पहले का रिकॉल हो। एक क्वेश्चन लगाइए तो कम से कम 10 चीजें उससे सीखिए। चलिए एफ वाई, तो कॉस वाई साइन वाई जीरो माइनस साइन वाई कॉस वाई जीरो 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 वन। अब लाना है वो, अब इंटू करके देखिए ये लिखे हैं, समझ में आया ना। फंक्शन ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ वाई रख दिए, इसके एलएचएस ले रहे हैं, आरएचएस लाना है। अब इंटू करिए, देखिए इंटू करते हैं, देखिए पहुंचेगा वहां तक। चलिए देखिए cos x और cos x इंटू करिए, तो देखो यहाँ पर cos x, अब इंटू आता है ना आपको करने, इंटू। अब देखो इसका ऑर्डर आप समझ रहे हैं ना क्या आएगा, देखो 3/3 है और ये भी 3/3 है, तो ऑर्डर आएगा 3/3। तो आपको आप तो लिखने की एक फॉर्मेट की जरूरत नहीं है, देखो फॉर्मेट लिख कर करना अगर कंफर्टेबल नहीं होंगे तो यहां पर देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कलम के साथ करो, तो देखो cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y प्लस जीरो इंटू जीरो। चेक करना अच्छे से, फर्स्ट रो फर्स्ट कलम के साथ कर लिए इंटू, फर्स्ट रो सेकेंड कलम के साथ करो, देखो cos x इंटू माइनस साइन y प्लस माइनस साइन x इंटू कॉस वाई प्लस जीरो इंटू जीरो। चलिए एक चीज और है, अब यहां पर देखिए cos x इंटू जीरो प्लस माइनस साइन x इंटू जीरो प्लस क्या होगा, जीरो इंटू वन। ये आपके पास लिखे हैं, समझ में आया ना। देखो इसके साथ किए हैं, इसके साथ किए हैं, फिर इसको इसके साथ किए हैं,
फिर इसको इसके साथ किए हैं। प्रोडक्ट ऐसे होता है, हम लोग सीख चुके हैं ऑलरेडी। चलो ठीक है, अब सेकेंड रो के साथ इसके साथ करो साइन एक्स, ठीक, साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई प्लस 0 इंटू 0, ठीक है, साइन एक्स इंटू, चलिए साइन एक्स इंटू साइन वाई, आगे माइनस लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस 0 इंटू 0, हो गया, गुड। अब आगे देखिए साइन एक्स इंटू 0, फिर कॉस एक्स इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, हो गया। लाना है हमको, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार बोर्ड का पेपर उठा लेना, यही आएगा, सही बता रहे हैं, समझ गए कि नहीं। चलिए देखिए, अब देखो यहां पर और कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। यहां पर देखो 0 इंटू कॉस वाई, 0 इंटू साइन वाई, अब इजी है थोड़ा, 1 इंटू 0, फिर देखो 0 इंटू, लिख दे रहे हैं कि समझ में आएगा, ऐसे डायरेक्ट 0 0 लिख देते, फिर 0 इंटू कॉस वाई प्लस 1 इंटू 0, चलिए 0 इंटू 0 प्लस, अब देखो 0 बाई 0 मल्टीप्लाई 0 ही होता है, इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं होता है, ध्यान देना है, 0 इंटू 0 1 इंटू 1, चलिए इतना समझ में आया, लिख दिया, समझ गया ना। चलिए अब देखिए यहां पर चेक करिए, अब डायरेक्ट लिख देते हैं। देखो यहां पर फॉर्मूला हो गया माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, पढ़े हैं, देखिए माइनस साइन एक्स साइन वाई, देखो पहले माइनस में तो यहाँ माइनस लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी लिख दो, तो ए वैल्यू एक्स वाई। अब यहाँ पर देखिए माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई माइनस साइन, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो वही बनेगा, देखिए माइनस क्या होगा, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, माइनस कॉमन ले लेंगे तो कॉस एक्स इंटू साइन वाई और प्लस हो जाएगा, फिर साइन एक्स इंटू कॉस वाई, तो माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन निकल जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, तो यानी माइनस साइन एक्स प्लस वाई, ये बस ऐसे ही रखे थे, ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। चलिए अब देखिए ये क्या होगा, अब समझ ही गए आप, क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस बी का तो साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है, इसको देखो क्या लिखेंगे, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई साइन ए, वो कॉस ए प्लस बी का लिख देंगे, तो कॉस एक्स प्लस वाई मिला लेना, फॉर्मूला देखिए कॉस एक्स इंटू कॉस, कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यहाँ देखिए 0 1 सॉरी 0, दिस इज 0, यहाँ देखो 0 0 0, ये देखिए 0, हाँ यस 0 हो 1, चेक कर लीजिए, हो गया ना प्रूफ। चलिए ये समझ गए, चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं, ये समझ गए इसीलिए रख दिए थे, आगे देखो। हाँ देखिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स आपको दिया है, सपोज ये एक मैट्रिक्स है जो एनसीईआरटी का थोड़ा ढंग का क्वेश्चन वही कर लेते हम लोग, और कुल तो नहीं है। चलिए देखिए 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2, ठीक, फिर 0, अब देखो ये आपके पास एक मैट्रिक्स दिया है, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, समझ गया ना, और बोला है ना क्या प्रूफ करना है, देखो प्रूफ ये करना है, प्रूफ लिख देते तो थोड़ा सा समझ में आएगा आप लोगों को। देखो प्रूफ आपको ये करना है, i प्लस ए इजकल टू, ये देखिए पूरे एनसीईआरटी का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, i प्लस ए इजकल टू आई माइनस ए, यहां पर देखिए एक आपको मैट्रिक्स दिया है कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा, फिर यहां पर कॉस अल्फा। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहां पर आई लिख दिया है, आई बता रहा है कि एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, क्योंकि तालमेल उसी के साथ बनेगा, क्योंकि ए मैट्रिक्स जो दिया है वो 2/2a दिया है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी जो होगा वो ऑर्डर 2a लिखा है, तो आई लिख लीजिए, आई जानते हैं, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स जानते हैं 1 0 0 1 होता है ना, जिसका लीडिंग डायगोनल एक 1 यूनिट होता है, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपके पास ये और ये है, समझ गए, ये आपको प्रूव करना है, चेक करना है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या खासियत है, देखो इस क्वेश्चन में खासियत ये है ना कि आप देखो, चलो ठीक है आई रख लेंगे, ये इसके साथ इसके माइनस कर लेंगे, और ये देखो कॉस साइन में है,
तो फिर इंटू करेंगे तो थोड़ा सा आप देखो आई प्लस ए जोड़ेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो tan में, और इसका इसके इंटू कर देंगे तो साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, बड़ी हार्ड हो जाएगा, दोनों की इक्वल करना मुश्किल है। समझिए ना बात, समझ में आ रहा है? कॉम्प्लिकेटेड क्यों है क्वेश्चन? ये देखो पूरे मैट्रिक्स का एनसीईआरटी का सारे क्वेश्चन से कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए क्योंकि आप देखो इसको अगर जोड़ेंगे, इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या किसके टर्म में आएगा? tan में ही आएगा, tan में ना आएगा। लेकिन अगर इसके साथ माइनस करके और फिर cos के साथ इंटू करते हैं, ये इंटू है यहाँ पर, समझ गया ना? यानी क्या बोल रहा है, क्या a के साथ इंटू है कि i माइनस ए के साथ इंटू है? नहीं, देखो i माइनस ए के साथ इंटू है, ना कि a में इसका इंटू कर रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो ना? ऐसे लिखा है तो आप i में से को घटा लेना, फिर इसका इंटू करना, तब ये बात कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को देखो, जब बैलेंस करना है, इक्वल करना है, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, पहले i प्लस ए निकालिए। तो i प्लस ए निकालेंगे तो किसके टर्म में निकालेंगे? थीटा के टर्म में निकालेंगे, tan के टर्म में निकालेंगे। यहां पर किस में निकालेंगे? साइन कॉस tan में निकालेंगे। तो एक ऐसा काम करिए कि दोनों को tan में बना लीजिए। तो क्या हम इसको फॉर्मूला पढ़े हैं? देखो ये फॉर्मूला पढ़े हैं, देखो ये क्या लिखे हैं, देखिए cos अल्फा का फॉर्मूला जानते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 जानते हैं ना? cos का फॉर्मूला जानते हैं, cos 2 अल्फा रहता तो हाफ नहीं होता, वहां हाफ हो गया है। या अभी क्यों कर रहे हैं, cos अल्फा की जगह पर ये लगाएंगे, क्यों लगाएंगे? साइन अल्फा की जगह पर इसलिए लगाएंगे। अब देखो इंटू, अब लगाएंगे ये फ्रैक्शन में रखेंगे, फिर ये माइनस करेंगे, इंटू करेंगे, कितना अब समझ पा रहे कि नहीं कितना हार्ड होगा? समझ गए? हार्ड नहीं होगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन देखिए अब इसका भी होता है क्या, tan में कुछ होता है, साइन अल्फा का फॉर्मूला ये पढ़े हैं, देखो 2 tan अल्फा बाई 2, ठीक, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 होता है। हाफ माइनस होता है तो tan वाला हो जाता है, प्लस होता है तो साइन वाला होता है। चलिए ठीक है, तो ये तो समझ गए। अब एक काम करिए, देखिए अब यहाँ पर देखिए क्या है ना, कि tan अल्फा को आप थीटा मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आपको इजी रहेगा, लिखने में इजी रहेगा, समझ गए कि नहीं? तो i प्लस ए, देखो LHS निकालो पहले, देखो LHS निकालोगे तो i का वैल्यू कितना है, देखो i का वैल्यू आप जान दिया है, देखिए 1001 और इंटू ए का वैल्यू देखो क्या होगा, प्लस सॉरी ये प्लस हो गया। अब ए का वैल्यू देखो क्या है, 0 माइनस थीटा, ये थीटा और ये 0, ठीक। ये अब इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 1 माइनस थीटा और ये 1, ये आएगा। यानी आपको ये लाना है, ठीक, मतलब i माइनस 1 का इसका इंटू करके ये लाना है। तो देखिए RHS देखिए, तो पहले RHS करने के लिए क्या कर लें, पहले i माइनस ए निकाल लीजिए, i माइनस ए निकालिए, तो i माइनस ए, आई देखो 1001, ठीक, माइनस देखिए ए आपका 0 माइनस थीटा और ये 0। अब देखिए क्या होगा, 1 प्लस थीटा, मतलब सिर्फ थीटा लिख देते हैं, यहां पर देखो थीटा माइनस थीटा और ये कितना आ जाएगा 1, इतना i माइनस ए आया। अब i माइनस ए के साथ इसके साथ इंटू करना है, तो RHS देखिए, RHS क्या होगा, अब तो समझ गए होंगे, समझ गया ना? यानी ये लिखिए 1 माइनस थीटा, कुछ हार्ड नहीं, बस वही थोड़ा सा करना था। यहां पर देखिए अब ये लिख दीजिए। अब यहां पर देखिए क्या लिखेंगे, cos अल्फा की जगह पर 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपन 1 प्लस थीटा स्क्वायर, ठीक। ये इसके जगह पर क्या लिखेंगे, -2 थीटा, सॉरी थोड़ा सा छोटा लिख रहे हैं, देखो -2 थीटा, समझ में आ रहा है ना, 1 प्लस थीटा स्क्वायर, ये फिर यहां पर देखिए इसके जगह पर 2 थीटा अपन 1 प्लस थीटा स्क्वायर, और फिर यहां पर देखो क्या होगा, cos अल्फा की जगह पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपन 1 प्लस थीटा स्क्वायर। अभी दोनों के इंटू कर लेंगे ना, तब तो समझ ही गए, इंटू करके कौन सा आएगा, ये आ जाएगा, करके देख लीजिए एक बार, समझ गए कि नहीं, कर लेंगे कि नहीं, इंटू करके ये चीजें आ जाएगा। तो थोड़ा हमको यही समझाना था, इस क्वेश्चन में यही खासियत यही था ना, अगर कर लेना आ जाएगा, बात समझ में आया ना, आ जाएगा, यानी ये चीजें आ जाएगा। तो ये चीज था,
मतलब ऐसे कुछ आपको मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, मतलब जो आपको था कंसेप्ट के हिसाब से ऐसे ही कुछ है, समझ गया ना। प्लस माइनस वगैरह तो आता ही है, ठीक है। चलिए देखिए